आज हम इतिहास के बारे में कुछ आपको बताएंगे। यद्यपि यह संदर्भ मजहर जी का है, किंतु कतिपय कारणों से वो आज उपस्थित नहीं हैं। इस नाते उनकी जगह पे हमें स्थान लेना पड़ रहा है। तो जैसे माकूल परिस्थितियां होंगी वो अपना विषय पढ़ाएंगे। हिस्ट्री एंड कल्चर उन्हीं के जिम्मे है, उन्हीं को पढ़ाना है। तो वेट करें, वो भी हमारे ही तरीके के शिक्षक हैं और गुप्ता जी भी आपको पढ़ाएंगे, सिंह साहब भी आपको पढ़ाएंगे। सब अच्छे शिक्षकों से आपकी मुलाकात है तो आपका सब चीज़ बेहतर होगा। फिलहाल अभी हम इतिहास की कुछ सामान्य बातें बताते हैं। इतिहास बोध, हिस्टोरिकल अप्रोच। अब ये हिस्टोरिकल अप्रोच क्या है? आप कहोगे ऐसा तो हमको कहीं हमने पढ़ा नहीं, किसी ने हमको पढ़ाया नहीं। तो इतिहास की बुक्स वगैरह केसी श्रीवास्तव, झा श्रीमाली या BL ग्रोवर एटसेट्रा मजहर जी आपको बताएंगे। एक किताब है इतिहास क्या है, व्हाट इज हिस्ट्री। तो ये है E.H. कार की किताब। इस किताब को आप जरूर पढ़ें। इससे आपको में एक समझ विकसित होगी, एक आइडियोलॉजी आपकी डेवलप होगी। अच्छी किताबें पढ़नी चाहिए, मेरा यही मानना है, आप भी यही माने। अब इतिहास बोध का क्या मतलब है? तो सरल बात करते हैं आपसे, इतिहास की समझ, इतिहास के पीछे छिपे हुए दर्शन और रहस्य, इतिहास पढ़ने का लाभ। जैसे कभी कभी कुछ आलोचक कह देते हैं कि इतिहास पढ़ने का क्या लाभ है, आर्थिक समस्याओं का निपटान करता नहीं है, सोशल एब्यूज जरूर कभी कभी पैदा कर देता है, और साथ साथ यह भी कि बेरोजगारी और गरीबी मिटाने में कोई योगदान नहीं। इन प्रश्नों के कुछ उत्तर आगे हम आपको देंगे। तो ये सब चीज़ें जो समझे हैं, जो दृष्टिकोण हैं, जो इतिहास के दर्शन और रहस्य हैं, वस्तुतः इन्हीं को जानना ही इतिहास बोध की कोटि में आता। इस नाते केवल यह कह देना कि इतिहास क्या है और उत्तर में कह देना कि जो बीते कल की बात हो, यह इतना सरल नहीं है, यह इतनी साधारण अनुभूति नहीं है। वस्तुतः यह इससे थोड़ा सा हटके है। इस नाते इतिहास केवल तथ्य और तिथि का परिचय नहीं है, बल्कि अतीत की घटनाओं के नीति दर्शन, सत्य, घटी हुई घटनाओं का काल क्रमानुसार परिचय है। इस नाते इतिहास बोध थोड़ा सा विशिष्ट क्वालिटी का, अलग समझ का है, जिसे आपको डेवलप करना पड़ता है, जिसे आपको समझना पड़ता है तथ्य और तिथियों के सहारे। इसी नाते मनीषी कहते हैं कि इतिहास अध्ययन के लिए उसके स्रोत चाहे जितना जरूरी हो, लेकिन इतिहास बोध की आवश्यकता ज़्यादा है। तो इसी को अगर आगे हम डिटेल करें तो कहीं कहीं एक दिक्कत आती है कि जब कुछ इतिहासकार कहते हैं, या भ्रम पैदा होता है जब इतिहासकारों का एक वर्ग कहता है कि इतिहास तो युग और काल की मर्यादा के अनुरूप लिखा गया है, या इस इतिहास पक्षकारी के दृष्टिकोण से लिखा गया है। सरल शब्दों में हम आपसे ये कहेंगे कि ऐसा कहा जाता है कि राजपूतों का इतिहास राजपूतों के शरणागत होते हुए ब्राह्मणों ने लिख दिया है। यानी कि ब्राह्मण चारण और भाट की भूमिका में राजपूतों का इतिहास लिखते रहे हैं। वस्तुतः इतिहास के तथ्य सत्य बहुत कपोल कल्पना ही है। अब हो सकता है ये बात न हो, लेकिन जब इतने बड़े बड़े लोग कह रहे हैं तो एक भ्रम तो पैदा ही होता है सामान्य इतिहासकारों के मन में, सामान्य विद्यार्थियों के मन में, सामान्य समाज के मन में। तो मेरे विचार से इस भ्रम का अंत होना चाहिए। अब मूल समस्या है कि इस प्रश्न का, इस भ्रम का अंत कैसे हो? तो ये एक विकल्प बचता है। आप कहोगे क्या? तो मेरे विचार से तटस्थ बौद्धिक लेखकों का एक संवर्ग तैयार हो जो निरपेक्ष तरीके से इतिहास की तथ्य, तिथि और घटनाओं का
निरपेक्ष तरीके से मनन चिंतन करे, तटस्थ तरीके से मनन चिंतन करे और ऐसा ही इतिहासकारों का वर्ग इतिहास लिखे तो मेरी दृष्टि में समस्याओं का समाधान हो सकता है। यहाँ पे एक पेंच और खड़ी होती है कि तटस्थ और समर्थ बौद्धिक प्रभुता संपन्न इतिहासकारों का यह वर्ग लाओगे कैसे, और अगर ये आ भी गए तो इनका इतिहास लिखा कहाँ जाएगा। डोस्था तो निरपेक्ष इतिहास शायद लिखने ही न दे तो मामला फिर पड़ा रहेगा। किंतु यहाँ पे मेरा थोड़ा सा स्पष्टीकरण है, व्यक्ति को अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए। मेरे एक सहयोगी हैं डॉक्टर CB सिंह, जो भी इसी व्यवस्था में हैं। कभी कभी उनसे कुछ लोग पूछते हैं, चूँकि मस्तमौला स्वभाव के हैं, कि आप कर क्या रहे हो, तो कहते कुछ नहीं, सत्य की रक्षा कर रहे हैं। यह बात कभी कभी हमको गहरे कचोटती है। मैं सोचता हूँ कि आखिर सिंह साहब कहना क्या चाहते हैं। तो इसी तरीके से अगर तटस्थ बौद्धिक लेखकों द्वारा इतिहास लेखन होगा तो भले वह लिखा न जाए, लेकिन जीवाश्मों के रूप में ही, हार्बेरियम के रूप में ही वह पांडुलिपियां कहीं कहीं सुरक्षित और संरक्षित तो रहेंगी ही और आने वाली पीढ़ी का मार्गदर्शन करती रहेंगी। इस नाते तटस्थ और निरपेक्ष लोगों की जिम्मेदारी थोड़ी ज़्यादा बनती है। भले उनकी बात को महत्व मिले या न मिले, उन्हें अपने हिस्से का काम करना चाहिए। कहते हैं ना रविंद्रनाथ जी, जिन्हें हम विश्वमानव कहते हैं, विश्वगुरु कहते हैं कि जब तुम्हारी बात कोई न सुने तो एकला चलो रे, एकला चलो रे। I mean, व्यवस्था के प्रभाव में जो इतिहास लेखन लिखा जा रहा है वह गलत है कि सही है, एक अलग मुद्दा हुआ। लेकिन निरपेक्ष इतिहासकारों को इतिहास लेखन से चूकना नहीं चाहिए, नहीं तो पीढ़ियां जवाब मांगेंगी। तो इस तरीके से व्यवस्था प्रयास कर सकती है, समाज प्रयास कर सकता है कि तटस्थ बौद्धिक लेखक इतिहास लिखें जिनमें तथ्य, तिथि, दृष्टिकोण के व्यापक और समग्र परिचय हो, समझ हो और उनके द्वारा इतिहास लिखा जाए तो शायद इतिहास लेखन का उद्देश्य पूरा हो जाए। कार साहब अपनी पुस्तक में E.H. कार इतिहास क्या है, जो उनकी पुस्तक है, उसमें कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के आधुनिक इतिहास के अध्येता लॉर्ड एक्टन का एक स्टेटमेंट उद्धृत करते हैं कि हम अपनी पीढ़ी में अंतिम इतिहास नहीं लिख सकते हैं, लेकिन परंपरागत इतिहास को रद्द कर सकते हैं तथा अतीत और वर्तमान के प्रगति के उस बिंदु को दिखा सकते हैं जहां हम पहुंचे हुए हैं। उनके मध्य एक संगति बिठा सकते हैं। जिस दिन अतीत और वर्तमान के बीच की संगति बिठ गई तो समझ लीजिए कि इतिहास लेखन का उद्देश्य पूरा। यानी कि समर्थ इतिहासकारों से अपेक्षा है कि कल की घटी हुई घटनाओं का आज की घट रही घटनाओं से संगति बिठाएं। यदि संगति बिठ जाती है तो माना जाएगा कि इतिहास सही लिखा। यह इतिहास को मानव जाति की सबसे बड़ी देन है। आप इसे इस नज़रिए से न देखें कि इतिहास से पढ़ने से क्या फ़ायदा, रोजगार तो मिलेगा नहीं, आर्थिक समस्याओं का निदान नहीं होगा। इतिहास एक सबसे महत्वपूर्ण चीज़ आपको देती है, वो है सीख। अब सीख का कितना महत्व है, चाहे हम 2-4 दिन बताते रहें, चाहे एक लाइन में आप समझ लें, इतिहास हमें सीख देती है और कहती है कि अतीत की घटनाओं से सीख लें, वर्तमान में बेहतर करें, भविष्य सर्वोत्तम हो जाएगा। यही अपेक्षा है, यही इतिहास की मानव समाज को देन है और यही इतिहास पढ़ने का सबसे बड़ा लाभ है। भूतपूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी कहते थे, अतीत I mean हमारी जड़ें, कहते हैं अतीत से कटा हुआ मनुष्य या जड़ों से कटा हुआ मनुष्य और उधार पर टिकी हुई अर्थव्यवस्था कहीं की नहीं रहती है। इस नाते हमें अपने इतिहास को तो जानना पड़े, अच्छे से जानना होगा। तो इतिहास का हो सकता प्रत्यक्ष महत्व न हो, लेकिन अप्रत्यक्ष महत्व इतिहास का इतना ज़्यादा है जिसे हम केवल अनुभव कर सकते हैं, बता नहीं सकते हैं। हाँ, इतिहास पढ़ने की कुछ शर्तें हैं।
जैसे इतिहास पढ़ने के लिए भूगोल आना चाहिए और भूगोल पढ़ने के लिए फिजिक्स आनी चाहिए। आई मीन आप खड़े हो तो खड़े क्यों हो, बेंट अपान होते हो तो कैसे जो है संतुलन साध लेते हो। तो इस तरीके से अपनी जड़ता, अपनी जड़त्व, अपनी भूमिका, अपना महत्व व्यक्ति को समझना होगा और फिजिक्स आने के लिए गणित आनी चाहिए। इस नाते अपेक्षाएं हैं कि मातृभाषा, थोड़ा अंग्रेजी ज्ञान और गणित का ज्ञान जरूरी है, जो प्रक्रिया में आपकी मदद करेगा। मूल संदर्भ हुआ कि भूगोल आपको स्पष्ट होना चाहिए, क्योंकि भूगोल ही इतिहास की पूर्व पीठिका है। भूगोल कभी नहीं बदलता है, इतिहास बदलती रहती है। इस नाते भूगोल को जरूर पढ़ें, इतिहास पढ़ने के पहले भूगोल का अध्ययन जरूर करें। तो ये सब इतिहास बोध से संबंधित बातें हैं। अब हम इस भ्रम का दो तथ्यों के माध्यम से अंत करना चाहते हैं कि इतिहास सही लिखा है कि गलत लिखा है। इसे इतिहास बोध के सहारे आप समझने का प्रयत्न करें। पहली बात, हम सुदूर अतीत से सार्वजनिक, सकारात्मक और विश्ववाद के समर्थक रहे। अब इसमें तथ्य क्या है कि हमारा दृष्टिकोण सकारात्मक रहा है, और तिथि क्या है, जब से हम चेतन रूप में धरा पर आए या अपना विकास किए। अब दृष्टिकोण हो सकता है मैं ऐसे हूँ, हो सकता है ऐसे न हो, दो बातें हो गई। अब इसका परिचय करें। तो जब इसका परिचय करेंगे तो आप देखेंगे कि तू वसुधैव कुटुंबकम के हामी हम पहले भी रहे हैं। हमारा दृष्टिकोण पहले भी वैश्विक रहा है, और आज जब हम देखेंगे तो हमारी सोच और कार्य पद्धति, विश्व अर्थव्यवस्था को समर्थन, वैश्विक गांव की अवधारणा, लखनऊ से लंदन की दूरी कम होना, एक तरीके से यह कहती है कि कल की बात आज से मेल खाती है, यानी कि इतिहास ठीक लिखा गया। दूसरा तथ्य, 1857 का विद्रोह 30 मई 1857 को हुआ। तो तथ्य क्या है, विद्रोह हुआ, तिथि क्या है आपकी 10 मई 1857। अब दृष्टिकोण क्या होंगे, कोई कुछ, कोई कुछ, कोई कुछ, कोई कुछ। तो बीजी नेल्सन कहते हैं यह एक सैनिक विद्रोह था जो बाद में राष्ट्रीय विप्लव बन गया। यशवंत सेन कहते हैं कि यह धर्म की रक्षा हेतु किया गया आंदोलन था। बिपिन चंद्र कहते हैं कि यह एक असंगठित आंदोलन था जिसमें भविष्य का कोई दर्शन नहीं था, भविष्य का कोई संकेत नहीं था, भविष्य का कोई विचार नहीं था। अब देखें सेन साहब क्या कहते हैं, नेल्सन साहब क्या कहते हैं, या बिपिन चंद्र क्या कहते हैं। सवाल है कि रोहित क्या कहते हैं, विभोर क्या कहते हैं। आई मीन एज स्टूडेंट आप क्या कहते हो। आप भी अपना एक दृष्टिकोण डेवलप करो, यही है हिस्टोरिकल अप्रोच। आप भी सोचो, तो अपने मन से कुछ भी अच्छा बुरा सोचो। अच्छा बुरा कुछ नहीं होता है, जो सबसे कम बुरा हो वही सबसे अच्छा। तो आप भी कुछ सोचो। हम आपकी भाषा बोल देते हैं। यह थके, सताए और अकुलाहट भरे मन का जोश था, तो आपका भी एक विचार होगा। तो इसी को कहते हैं इतिहास बोध या हिस्टोरिकल अप्रोच, जिसे आपको विकसित करना है, जिससे आपको अच्छा इतिहास लिखा जाना है। तो ये सब थोड़ी मोड़ी बातें हुई। अब थोड़ा सा और आप जान लें इतिहास क्या है, इतिहास की परिभाषा क्या, इत्यादि वगैरह। तो जो हमने जाना, भारतीय परंपरा में सबसे पहले इतिहास शब्द का उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है, और मानव सभ्यता का काल क्रमानुसार अध्ययन ही इतिहास है। ये आप पढ़े होंगे, इति धन हा धनास, ऐसा ही था पहले कोई। तो इसी कोई का काल क्रमानुसार, तथ्यवार, तिथिवार और दृष्टिकोण परक अध्ययन ही इतिहास है। तो इतिहास में दृष्टिकोण की, बोध की जरूरत ज़्यादा है। अब इतिहास की कुछ परिभाषाएं और हम आपको बता दें। इतिहास की सबसे पहली परिभाषा महाभारत में दी गई। वे कहानियाँ जो हमें धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष के
बारे में ज्ञान कराती हैं उसे कहा जाता है इतिहास। यह इतिहास की पहली परिभाषा। महाभारत में एक परिभाषा और, अतीत की घटनाओं का कालक्रमानुसार अध्ययन ही इतिहास है। एक परिभाषा ईएचकार साहब की है, वह कहते हैं कि वस्तुतः अतीत और वर्तमान का संबंध ही इतिहास। तो इतिहास की ऐसे निरी परिभाषाएं हैं, तमाम परिभाषाएं हैं, कुछ परिभाषाएं आप भी डेवलप करो। अब आपको एक बात और बताएंगे हम कि इतिहास कैसे पढ़ना लिखना, ये आपको मजहर जी बताएंगे। फिर भी आपको राजनीतिक इतिहास देखना पड़ता है, सामाजिक इतिहास देखना पड़ता है, आर्थिक इतिहास देखना पड़ता है, सांस्कृतिक इतिहास देखना पड़ता है। अच्छी पढ़ाई ये होती है कि अगर आप राजनीतिक इतिहास देख रहे हैं तो हड़प्पा से पहले से लेके 1947-65 तक चले आएँ। कैसे कब रजिया थी, कब इल्तुतमिश थे, कब जलालुद्दीन खिलजी थे, कब कौन था। इस तरीके से एक क्रम से आप मौर्योत्तर बढ़ते चले। फिर उन्हीं का सामाजिक, उन्हीं का राजनीतिक, उन्हीं का आर्थिक। किंतु सरलता और सुगमता के दृष्टिकोण से वैसो भी किसी कालखंड में इतिहास और समाज पे व्यवस्था प्रभावी रहती है। इस नाते समझ अच्छी रखने के लिए आपको पहले राजनीतिक इतिहास पढ़ना चाहिए, तो आपको समझ में आएगा। और तमाम ऐतिहासिक स्थान, चाहे लोथल हो, कालीबंगा हो, आलमगीरपुर हो, कोल्डिहवा हो, सुतकांडेर हो, कुछ भी हो, उनको मैप पे देखते हुए चलें। मैप आपको विश्व का और भारत का अच्छे से स्पष्ट होना चाहिए। तरीका भी बड़ा सरल, एक कप चाय बना लो, मैप मेज पे फैला के या ज़मीन फैला के देखना शुरू करो, या दूध पीते रहो, छाछ पीते रहो थोड़ी थोड़ी। तस्मानिया, वेलिंगटन, ऑकलैंड, डुनेडिन, पर्थ, कालगोरली, कोलगाड़ी, डार्विन, इंडोनेशियाई, ऊपर चले जाओ रूसी एशिया तक, साइबेरिया तक। यहाँ केप से शुरू करो तो स्पिट्ज़बर्ग द्वीप तक चले जाओ, इधर फाकलैंड से शुरू अलास्का, कनाडा तक चले जाओ। धीरे धीरे देखो, भूमध्य सागर भी देखो, एड्रियाटिक सागर भी देखो, फारस की खाड़ी भी देखो, अरल सागर भी देखो, हडसन भी देखो, खाड़ी बोथनिया भी देखो, मैक्सिको भी देखो, अमेजन नील मिसिसिपी भी देखो। फिर चीज़ें आने लगती हैं यार। ये कोई ऐसा मुद्दा थोड़े कि जो आए ही ना, हर कोई सीखता, हम भी सीखे हैं, आप भी सीखें। हम अपने आप को हिंदी माध्यम का इस समय भारत ही ने विश्व का सर्वोत्तम शिक्षक मानते हैं। आप भी अपने आप को सर्वोत्तम विद्यार्थी माने, और माने की तक्षशिला में पढ़ रहे हैं, यहाँ माने की नालंदा में पढ़ रहे हैं। तो करो, एक चीज़ जान लो, आईएएस की परीक्षा टॉप करोगे हिंदी माध्यम से तो ये स्टैंडर्ड लाना पड़ेगा। हमें यकीन है कि आप ला लेंगे। चलो, तो इस सब तरीके से देखना है। और अब हम चाहेंगे कुछ चीज़ें आपको पढ़ा रहे हैं तो पढ़ा दें। हमने कहा इतिहास अध्ययन के लिए भूगोल का अध्ययन जरूरी है, तो हम आपको बताएंगे कि भूगोल का इतिहास पर क्या प्रभाव पड़ता है। इसको हम दो रूपों में देखेंगे। निसंदेह भूगोल इतिहास को प्रभावित तो करता है। पहला, भौगोलिक पृष्ठभूमि, और दूसरा भौगोलिक स्थिति। तो दो तरीके से हम आपको भूगोल का इतिहास पर प्रभाव बताएंगे। तो पहले हम देखते हैं आपका भौगोलिक पृष्ठभूमि का इतिहास पर क्या प्रभाव पड़ता है। एक किताब झांसी माली की है, अच्छे से पढ़िएगा। तो भौगोलिक पृष्ठभूमि का इतिहास की गति पर प्रभाव जो पड़ता है, इसे हम अधोलिखित हेड्स में पढ़ेंगे। नंबर 1, भारतीय सीमा। नंबर 2, जलवायु व अन्य प्राकृतिक कारक एवं घटनाओं में परिवर्तन। नंबर 3, कच्चे माल का वितरण। नंबर 3, पिछले युगों की भौगोलिक संकल्पनाएं। नेक्स्ट, ऐतिहासिक संचार मार्ग, और सबके बाद कुछ अन्य बातें। तो इस तरीके से भौगोलिक पृष्ठभूमि का इतिहास पर क्या प्रभाव पड़ेगा, अब हम आगे आपको बताते हैं क्रमवार। अब हम भूगोल इतिहास को कैसे प्रभावित करता है, तो पृष्ठभूमि के रूप में चर्चा करेंगे। आपने अगर केसी श्रीवास्तव की पुस्तक पढ़ी हो या कहीं और भी आप इसे पाए होंगे, तो एक श्लोक आपने पढ़ा होगा। केसी श्रीवास्तव की पुरानी किताब के पेज नंबर 3 पर
हो सकता है मोटी हो गई, पेज बदल गया हो। तो पेज नंबर 3 पर लिखा हुआ है, उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रेश्च दक्षिणम वर्षम तद भारतम नाम भारती यत्र संतति। उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रेश्च दक्षिणम वर्षम तद भारतम नाम भारती यत्र संतति। यानी कि सागर के उत्तर में, हिमालय के दक्षिण में जो भूमि अवस्थित है वही है आर्यावर्त, वही है भारत। जो विंध्य पहाड़ियों पर से आर्य और द्रविड़ से विभक्त होती है। यहाँ की परंपराएं एवं संस्कृतियां लगभग एक जैसी हैं। इस नाते संपूर्ण भारत आर्यावर्ती संस्कृति के रूप में जाना जाता है। यह श्लोक आप याद किए रहे, निबंध में भी प्रयोग होगा। अब इसी श्लोक के आधार पर करें तो आप देखेंगे कि भारत लंबी तटरेखा से जुड़ा हुआ है और सुदूर उत्तर में हिमालय की उत्तुंग श्रृंखलाएं हैं जो सीमा प्रहरी के रूप में भारत की रक्षा करती है। उत्तर से आने वाली ठंडी लिजार्ड से रोककर भारत को ठंडी से बचाती है और दक्षिण से उठी मानसूनी पवनों को रोक करके भारत में वर्षा कराती है। जल विद्युत साधन, खेती और किसानी की परिस्थितियां पैदा करती हैं और ये पर्वत श्रृंखलाएं तथा तटीय क्षेत्र भारत को एक सेप देता है, सुरक्षा देता है कि बाहर के लोग भारत में न आ पाएं, जिससे भारत के मौलिक इतिहास में कोई परिवर्तन न हो। किंतु अगर एक सच है कि भारत को सेप दे करके, भारत की सुरक्षा संरक्षा सुनिश्चित करके, भारत की संस्कृति को अप्रभावित बनाने में, भारत में विदेशी आक्रमणकारियों का रोक न होने देने में ये सीमाएं सहयोगी रही हैं, तो दूसरा संदर्भ यह है कि इन्हीं की कंदराओं से, इन्हीं से होते हुए लोग भारत में पहुँचे भी, और जब एक बार भारत आ गए तो भारत से जाने का नाम नहीं ले। तो कुल मिला जुला करके अवरोध और संगम दोनों का काम यह करता है। तो तीन ओर से घिरा हुआ हिंद का महासागर भारतीय प्रायद्वीप को विशेषता देता है, विशिष्टता देता है, सुरक्षा देता है, संरक्षा देता है, और उत्तर से हिमालय शिक्षा प्रहरी का काम करता है, भारत के विशिष्ट इतिहास को और विशिष्ट बनाता है। अब अगली बात है आपके जलवायु परिवर्तन वगैरह की, भौगोलिक कारकों की। तो कहते हैं कि वर्षा, पानी, बादल ये सब भौगोलिक कारक हैं। 30वीं सन की शुरुआत में 140 लगभग रहा होगा, मध्य एशिया आई मीन मंगोलिया, मंचूरिया वगैरह में डेसिकेशन की घटना घटी, निर्जलीकरण हो गया, पानी खत्म हो गया, सूखा पड़ गया। तो ये जनजातियां यहूदी जनजाति के रूप में हिमालय की कंदराओं से पानी की टोह में निकली और चली आई भारत की ओर। बाकी की कहानी बताई जाने की जरूरत नहीं है। भारत में विशाल कुषाण साम्राज्य की रचना हुई, कनिष्क जिसका महान शासक था, काशी जिसकी नगरी थी। तो भारत का इतिहास बदला कैसे? भौगोलिक कारक, यानी कि पानी के न होने के कारण, निर्जलीकरण के कारण। अन्यथा यहूदी जनजाति का भारत में आने का कोई आक्रमणकारी उद्देश्य नहीं। इस तरीके से भूगोल ने इतिहास को बदल दिया। एक बात होता कच्चा माल। कच्चा माल किसी भी राज व्यवस्था, किसी भी, चाहे गुप्त साम्राज्य हो चाहे मौर्य साम्राज्य की बेहतरी के लिए सोना, लोहा इत्यादि काफ़ी महत्वपूर्ण कारक होते हैं। तो वस्तुतः मौर्य शासक अगर दक्षिण की ओर इंटरेस्टेड हुए, जाने का मन बनाए, तो उधर से खासा इंटरेस्ट था कोलार का सोना, यानी कि कच्चे माल के रूप में कोलार का सोना उत्तर के शासकों को आकृष्ट करता था और इतिहास में बदलाव हुआ। यह भी कच्चा माल भौगोलिक संसाधन है। भौगोलिक संसाधनों ने भी इतिहास को बदला, परिवर्तित किया। इसके बाद
ऐतिहासिक अभिलेख, भौगोलिक रचनाएं भी महत्वपूर्ण हैं कि कैसे तब आपका राजगृह नालंदा, ऊपर तक्षशिला, ये आपकी श्रावस्ती, ये आपकी प्रयाग की भूमि या कौशाम्बी, ये सब पर्वतों के सहारे थे या नदियों के सहारे थे, जिसका उद्देश्य था सुरक्षा, जिसका उद्देश्य था संरक्षा, जिसका उद्देश्य थी सफाई, सिक्योरिटी, सेफ्टी एंड ड्रेनेज। तो प्राचीन काल में भी इन बड़े बड़े नगरों के साथ पर्वत तंत्र और नदी की बड़ी भूमिका थी, और वो वर्तमान में भी है। आज भी आपके बड़े शहर देखें तो नदियों के किनारे ही बसे हैं, चाहे आपका कानपुर हो, चाहे इलाहाबाद हो, चाहे हावड़ा हो, या जो कोई भी हो, अहमदाबाद हो। तो हम प्राचीन काल में चलते हैं। आज जो राप्ती नदी बहती है अपने तराई क्षेत्र में, गोंडा, बलरामपुर, गोरख की तरफ जाती है, वस्तुतः इसका प्राचीन नाम था चिरावती। यहाँ से आप प्री का क्वेश्चन निकाल लो। तो आपका प्राचीन 16 महाजनपदों में एक महत्वपूर्ण महाजनपद श्रावस्ती अचिरावती नदी के किनारे अवस्थित था, और वह नदी अपवाह, सुरक्षा, संरक्षा शहर को प्रदान कर रही है। वही नदी वर्तमान में राप्ती है, जो तराई इलाके में बहती हुई गोरखपुर तक जाती है। पानी की एक विशिष्ट घटना घटी कौशाम्बी के आसपास। जमुना में बाढ़ आ गई, और जमुना में बाढ़ आ गई, कौशाम्बी मटिया मेट हो गया, उज्जैन की राजधानी खत्म हो गई। आज भी कौशाम्बी में ढेर सारे शोध खनन जात के कार्य ईश्वरी प्रसाद जी द्वारा, राखाल दास बनर्जी जी के द्वारा और ऐसे ऐसे इतिहासकारों के द्वारा होता रहा है। आज भी पुरातत्व और प्राचीन इतिहास के अध्येताओं के लिए कौशाम्बी एक विशेष अध्ययन स्थल है। तो इस तरीके से सब भौगोलिक कारक इतिहास को प्रभावित करते हैं। जमुना की बाढ़ ने कौशाम्बी के इतिहास को बदल दिया। इसके बाद पर्यावरणीय कारक भी भूगोल को बदलने के लिए कम जिम्मेदार नहीं होते हैं। जिस युग में, जिस कालखंड में प्रकृति, संस्कृति और समाज के संबंध बेहतर होते हैं, इतिहास कुछ समय तक निश्चित और निरूपित तथा नियोजित ढंग से चलता है। जैसे इसमें कोई विप्लव, विरोध और रोध आता है, इतिहास बदल जाती है। आज इन पर्यावरणीय कारक भी इतिहास को प्रभावित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब हम आगे चर्चा करेंगे भारत की भौगोलिक स्थिति का इतिहास पर प्रभाव। अब संदर्भ आता है कि भारत की भौगोलिक स्थिति का इतिहास पर क्या प्रभाव पड़ा। तिनको हम 4-5-6 संदर्भों में देखते हैं। पहला है हिमालय, हिंदुकुश और सुलेमान पर्वतमाला, यानी कि पामीर के गांठ वाला क्षेत्र, अफगानिस्तान वगैरह। इसके बाद गंगा, जमुना, ब्रह्मपुत्र का मैदान, राजपूताने का रेगिस्तान, विंध्याचल पर्वत, दक्षिण का पठार और समुद्री तट। तो पहले हम उत्तर की ओर चलते हैं। हिमाद्रि ललाटे पदे जय सिंधु, जो आपका सुरक्षा प्रहरी है। सशक्त, स्थिर, मजबूत क्षेत्र होने के कारण आक्रमण तो इधर से नहीं हुए, भारत को सेब तो मिला, लेकिन इनके दर्रों से, खासतौर पर हिंदुकुश और सुलेमान जो छोटी छोटी पहाड़ियां हैं, उनके दर्रों, गोमल, टोची, बोलन के दर्रों से तमाम खानाबदोश जातियां आईं। शक आए, हूण आए, मंगोल आए, अफगान आए आक्रमणकारी के रूप में, और भारत के इतिहास को बदला। एक अर्थों में ये पहाड़ी क्षेत्र जहाँ पे भारत की सुरक्षा, संरक्षा निर्मित करता है, वहीं पर मध्य एशिया से हमारे संपर्क भी सुनिश्चित करता है। कभी गांधार कला आती है, कभी यहाँ से मिर्च और मसाले जाते हैं, घोड़े का व्यापार होता है। तो कुल मिला जुला करके भौगोलिक रचनाएं भारत के इतिहास को प्रभावित करने में उन्नत भूमिका निभाई।
इसके बाद संदर्भ आता आपका गंगा जमुना सिंधु ब्रह्मपुत्र के मैदान का। तो यह मैदानी भाग खास तौर पर गंगा जमुना और ब्रह्मपुत्र के क्षेत्र का जो मुरादाबाद पटना तक फैला हुआ लंबा परिक्षेत्र है, यहाँ के लोग ऊपर के पहाड़ी श्रृंखलाओं जैसे नहीं हैं। पहाड़ी क्षेत्रों चुस्त थे, मेहनतकश थे, ईमानदार थे, गेहुआ रंग के थे, बहुभाषा भाषी थे। कठिन परिस्थितियों में जीते थे लेकिन ईमानदारी नहीं छोड़ते थे। लेकिन मैदान का कैरेक्टर क्या था? वस्तुतः यही शकुनी का क्षेत्र है, वस्तुतः यही मामा माहिल का क्षेत्र है, ये जयचंद का क्षेत्र है, ये मंथरा का क्षेत्र है। यहाँ पे जोड़ तोड़, उठा पटक, एकता का अभाव, मेहनत से चोरी, अकर्मण्यता यहाँ का प्रधान चरित्र रहा है। आपसी लड़ाइयाँ भी यहाँ होती रही हैं छोटे छोटे राज्यों के बीच। नतीजा हुआ विदेशी आक्रमणकारियों का यह एक आखेट स्थल रहा है। यहाँ से मुख्य परीक्षा का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो विदेशी आक्रमणकारी यहाँ पे आराम से आए, आपसी फूट और वैमनस्य का फ़ायदा उठा करके यहाँ पे शासन सत्ता स्थापित करने में उन्हें काफ़ी आसानी हुई। फिर हम देखते अपने विंध्याचल पर्वत को, जो भारत को दो भागों में बांटता है। उत्तर के क्षेत्र को उत्तरापथ, जहाँ की संस्कृति को आर्य, और दक्षिण को दक्षिण, जहाँ की संस्कृति को द्रविड़ कहा जाता है। तो इस तरीके से हमारे पूरे भारत में इसमें संस्कृतियों, सोच, रहनसारिता के धरातल बहुत ज़्यादा अंतर तो नहीं है, किंतु विंध्याचल पर्वतमाला देश को दो हिस्सों में आर्य और द्रविड़ संस्कृति में विभाजित करती है। वस्तुतः विंध्याचल आर्य और द्रविड़ी संस्कृति के अवरोध और संगम का कार्य करता है। फिर हम राजपूताने का रेगिस्तान देखेंगे, मरुभूमि, कठिन क्षेत्र, असह्य परिस्थितियाँ ने यहाँ के भौगोलिक ढांचे को निर्मित किया। असह्य परिस्थितियों के कारण यहाँ पे विदेशी आक्रमण तो कम हुए, एक बात और था कि राजपूतों का शौर्य भी विदेशी आक्रमणकारियों को यहाँ पर आक्रमण करने की सुविधा नहीं देता था। तो राजपूताने का रेगिस्तान और वहाँ की परिस्थितियाँ भी भारतीय इतिहास को निर्मित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। दक्षिण का पठार जो तीन ओर समुद्र से घिरा हुआ है, कटाफटा क्षेत्र है, ऊबड़ खाबड़ पहाड़ियाँ हैं, छोटी छोटी पहाड़ियाँ हैं, खेती किसानी सिंचाई के उतने अच्छे साधन नहीं थे, लेकिन यहाँ के लोगों ने मेहनत करके स्वावलंबी हो करके यहाँ पे विशेष संस्कृति, मराठा संस्कृति का निर्माण किया। जो प्रवृत्ति से जुझारू थे, ईमानदार थे, एक ख़ास संस्कृति और टेम्परामेंट वाले थे। तो यह पठारी क्षेत्र भी भारत को विशेष इतिहास जनमानी में पैदा करने में खास योगदान दिया। छोटी छोटी पहाड़ियों के कारण गोरिल्ला युद्ध की शुरुआत भी यहीं से हुई। अब इसके बाद आता है आपका तटीय क्षेत्र, तटीय मैदान, जो अगर आप इधर से देखेंगे ताम्रलिप्ति यानी कि गंगा के किनारे से लेके कुंवारी अंतरीप तक, इधर कच्छ की रन तक पूर्वी और पश्चिमी तटीय मैदान हैं। कहते हैं कि समुद्र और पर्वतीय क्षेत्र अभेद्य दुर्ग माने जाते हैं, जहाँ से आक्रमण वगैरह की संभावनाएं कम रहती हैं। लेकिन ऐसा नहीं रहा। डच, फ्रांसीसी, अंग्रेज, पुर्तगाली अगर आए तो इसी सागर क्षेत्र से ही आए और भारत के इतिहास को बदल दें। तो इस तरीके से ये भौगोलिक अवस्थितियाँ भारतीय इतिहास को प्रभावित करने में सफल और समर्थ रहीं। ये है भूगोल का इतिहास पर प्रभाव। यहाँ से क्वेश्चन मुख्य परीक्षा में बन सकता है। तो आप विभिन्न तरीके से तैयार हों।
अगर आप इसी से प्री का क्वेश्चन निकालें तो भारतीय परंपरा में इतिहास शब्द का उल्लेख सबसे पहले कहाँ मिलता है, तो आपको हो गया अथर्ववेद में। इसी तरीके से अगर सबसे पहली परिभाषा कहाँ दी गई, महाभारत में। कभी कभी कठिन प्रश्न, इतिहास अतीत और वर्तमान का संबंध है, यह परिभाषा किसकी है, ईएचकार की। तो इस तरीके से प्री के क्वेश्चन आप यहाँ से निकाल सकते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन। 2-3 स्टेटमेंट दे दें भौगोलिक और नीचे कूट बना के कहें कि उपरोक्त में से कौन से कारक महत्वपूर्ण हैं जो इतिहास को प्रभावित करते हैं। 1 2 3 2 3 4 करके बना लें, खुद से रेज करें। जब मुख्य परीक्षा की ओर आएंगे तो यद्यपि ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, फिर भी हमको हर तरीके से तैयार। इतिहास बोध से आप क्या समझते हैं? कहते हैं इतिहास के लिए इतिहास अध्ययन स्रोत महत्वपूर्ण हैं, लेकिन इतिहास बोध या दृष्टिकोण की ज़्यादा आवश्यकता है। इसको आप किस तरीके से व्याख्यायित करिएगा? मुख्य परीक्षा का क्वेश्चन हो गया। आइए से एक बार एक क्वेश्चन पूछा गया था कि आखिर सारी लड़ाइयाँ पानीपत में ही क्यों लड़ी गईं? तो इसे क्वेश्चन बन सकता है कि भारत का मैदानी क्षेत्र विदेशी आक्रमणकारियों का आखेट स्थल क्यों रहा है? 5 अंक में 100 शब्द में बन सकता है। तो ऐसे आप जो है मेंस का क्वेश्चन निकाल लो। या आपकी दृष्टि में इतिहास पढ़ने की शुरुआत किस तरीके से करनी चाहिए और भूगोल इतिहास को किस प्रकार प्रभावित करता है, इन्हीं बातों के धरातल पर आप लिखने की शुरुआत करें। तो हमने बताया कि इतिहास की शुरुआत राजनीतिक इतिहास से करनी चाहिए, बाकी कारक वगैरह का क्वेश्चन आंसर बना के आप लिखो, पिछले की बात अभ्यास करो। अब आप यहीं से निबंध में आ सकते हैं। तो एक पूछा ही गया, भूगोल बदलता रहता है, इतिहास के लिए संभव नहीं है। भूगोल यथावत रह सकता है, इतिहास के लिए संभव नहीं है। तो आप देख ही रहे भौगोलिक परिवर्तन हो रहे हैं, इतिहास बदल रहा है, लेकिन अंततः भूगोल वैसा ही रहता। तो फिर रिपीटेड निबंध हो गया आपका, भूगोल यथावत रह सकता है, इतिहास के लिए संभव नहीं है। तो इतिहास बदलेगा, हो गया। इंटरव्यू में आ जाओ, इतिहास को किस प्रकार दोहराता है, इतिहास बोध से आप क्या समझते हैं? इस भ्रांति का आप क्या निस्तारण करेंगे कि कुछ इतिहासकार कहते हैं कि इतिहास युगीन विचारधारा, वैयक्तिक विचारधारा या ब्रह्मनिकल अप्रोच के साथ लिखा गया है। इसका निराकरण आप कैसे करोगे? किस तरीके से इंटरव्यू में भी क्वेश्चन, तो आपको हर तरीके से तैयार रहना है। अब आपको कुछ बातें और बता दें। संस्था विशेष अप्रोच के साथ चल रही है, कुछ खास करने को प्रतिबद्ध है। धीरे धीरे हम लोग बेहतरी की ओर बढ़ रहे हैं। संसाधनों को और बेहतर करते हुए आपके सामने हम और बेहतर तरीके से प्रस्तुत होंगे। आप सारी चीज़ें हमारे तरीके से करते चलें, आप भी संसाधन जुटाते जाएं, तो आप देखेंगे कि एक दिन हम लोग सर्वोत्तम स्थिति में होंगे, हमारे भी सपने पूरे होंगे, आपके भी सपने पूरे होंगे। फिगर वगैरह, मैप वगैरह सब कुछ बोर्ड पे आपके पास प्रस्तुत होगा, किसी भी तरीके का आपको दिक्कत नहीं होगी। सारे ना असाइनमेंट नोट्स वगैरह आपको सब मिलेंगे PDF में, आप उसे इंटरटेन करें। अब एक हम दूसरी बात आपसे ये कहना चाहते हैं, जो विद्यार्थी प्रवेश ले चुके हैं या जो विद्यार्थी प्रवेश लेने को हैं या आगे लेंगे, मैं बेर बेर यह बात कहूँगा कि मेरे शुरू के 1 धन 19 धन 1 पहला वीडियो सामान्य है, 21वां वीडियो संस्था के कार्यक्रम का है और बीच के 19 वीडियो कैसे तैयारी करे का है। अगर आपको मेरे साथ जुड़ना है, खासतौर पे जो लोग जुड़ चुके हैं और जो लोग जुड़ने वाले हैं, जो जुड़ने के लिए प्रतिबद्ध हैं या जो जुड़ने का मन बना रहे हैं, सबसे एक अपेक्षा है कि उन वीडियोज को आप 2-3 बार पढ़ें
तभी त्रिपाठी जी समझ में आएंगे, और जब त्रिपाठी जी समझ में आएंगे तो आपका चयन कतई मुश्किल नहीं होगा। अनंत शुभकामनाएं। हमारी आपकी अगली मुलाकात होगी 14 तारीख को, तब हम आपको न्यू एजुकेशन पॉलिसी बताएं। चीज़ें ऐसे बढ़ती रहेंगी। 17 तारीख को ऐप लॉन्च हो जाएगा, 22 तारीख से आपकी पढ़ाई शुरू हो जाएगी शाम 5 बजे। धन्यवाद।